जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं अंश अब स्टोरी। आज की हमारी कहानी काफी अलग है और मुझे यकीन है कि आपको यह बहुत पसंद आएगी। आज मैंने कोशिश की है कि इस कहानी के जरिए आपको एक बहुत ही जरूरी बात बता सकूं। तो चलिए आज की यह खास वीडियो शुरू करते हैं। सांझ ढल रही थी और महालवन गांव के बाहर पुरानी सराय के पास बैठा धरपाल अपने सिर को पकड़कर कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। उसे बस इतना याद था कि कोई उसे गुस्से में छोड़कर चला गया है, लेकिन क्यों, यह उसे बिल्कुल याद नहीं था। उसके चारों ओर सन्नाटा पसरा था और केवल झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। सराय की पुरानी लकड़ियां चटक रही थीं, जैसे वे भी धरपाल की धुंधली यादों पर हंस रही हों। ठंडी हवा के झोंके उसके चेहरे से टकरा रहे थे, पर उसे किसी बात का होश नहीं था। उसका दिमाग एक खाली कमरे की तरह था, जहां यादें तो थीं पर उन पर ताला लगा था। वह बार बार अपनी आंखों को मींचता और उस चेहरे को याद करने की कोशिश करता जो धुंध के पीछे छुपा था। सराय की ढाती हुई दीवारें और आसपास उगी कटीली झादियां उसके एकाकीपन को और गहरा बना रही थीं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका अस्तित्व ही इस शाम की परछाइयों में कहीं खो गया है। तभी उधर से गुजरता हुआ एक नाटा लेकिन तुनक मिजाज आदमी कुंवरू उससे टकरा गया और दोनों में कहासुनी शुरू हो गई। कुंवरू अपनी ही धुन में बड़बड़ाते हुए निकल रहा था और उसका पैर सीधे धरपाल के घुटने से जा लगा। कुंवरू छिड़कर बोला, अबे ओ अंधे, रास्ते के बीच में अपना ये दुखों का पहाड़ लेकर क्यों बैठा है? क्या सड़क तेरे बाप की है? धरपाल, जो पहले से ही मानसिक उलझन में था, भड़क उठा और उसने कुंवरू का कॉलर पकड़ लिया। दोनों के बीच गाली गलौज होने लगी और सराय के खंडहर उनकी चीखों से गूंज उठे। बात इतनी बड़ी कि कुंवरू ने गुस्से में आकर उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और उसी पल जैसे धरपाल के दिमाग के धागे फिर से जुड़ गए। उसे सब कुछ याद आ गया कि कैसे उसकी पत्नी सुरम्या ने उसे घर से निकाल दिया था। वह थप्पड़ एक चाबी की तरह काम कर गया जिसने यादों का दरवाजा खोल दिया। उसे याद आया कि कैसे सुबह आटे के डिब्बे को लेकर छोटा सा झगड़ा हुआ था और सुरम्या ने गुस्से में बेलन उठाकर उसे दरवाजे के बाहर कर दिया था। धरपाल की आंखों में आंसू आ गए, पर साथ ही एक अजीब सा गुस्सा भी। उसने कुंवरू को अपनी कहानी सुनाई और कुंवरू ने भी अपनी बेइज्जती का किस्सा बताया। कुंवरू ने तंज कसते हुए कहा कि उसे भी उसके मालिक ने भरी सभा में लात मारकर निकाल दिया था, क्योंकि उसने मालिक की पगड़ी पर चाय गिरा दी थी। दोनों के दिल में एक ही बात बैठ गई कि दुनिया ने उनके साथ अच्छा नहीं किया और अब उन्हें सीधा रास्ता छोड़कर कुछ अलग करना होगा, कुछ ऐसा जिससे जल्दी पैसा आए और कोई उन्हें कमजोर समझने की गलती ना करे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और अंधेरे की ओर कदम बढ़ा दिए। उनके कदमों की आहट उस वीरान रास्ते पर एक नई साजिश की गूंज पैदा कर रही थी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सराय की टूटी दीवार के पीछे छुपा एक तीसरा आदमी उनकी हर बात ध्यान से सुन रहा था। उसका नाम था तिलोकचंद, एक ऐसा चोर जो सामने आकर नहीं बल्कि परछाइयों में रहकर काम करता था। वह किसी सपेरे की तरह था जो अपनी बीन की धुन पर दूसरों को नचाना जानता था। उसकी आंखें अंधेरे में बिल्ली की तरह चमक रही थीं। वह लोगों की आदतें समझता था, उनकी कमजोरियां पकड़ता था और फिर सही समय पर वार करता था। उसने धरपाल और कुंवरू को देखते ही समझ लिया कि ये दोनों खुद तो छोटे खिलाड़ी हैं, लेकिन इनके जरिए बड़ा खेल खेला जा सकता है। इसलिए उसने सामने आने के बजाय चुपचाप उनका पीछा करने का फैसला किया और उनके हर कदम पर नजर रखने लगा। वह एक साए की तरह उनके पीछे हो लिया। उसके पैरों की आहट सूखी पत्तियों पर भी सुनाई नहीं दे रही थी। वह जानता था कि ये दोनों अनाड़ी उसे सीधे खजाने की तिजोरी तक ले जाएंगे। चलते चलते दोनों की राह धवलपुर गांव की ओर मुड़ी, जहां उस रात जमींदार रुद्रसेन के घर शादी का बड़ा जश्न चल रहा था। चारों तरफ रोशनी, ढोल नगाड़ों की आवाज और भीड़ भाड़ थी। ऐसे माहौल में कोई भी अनजान आदमी आसानी से भीड़ में घुल सकता था। हवेली को हजारों दियों से सजाया गया था और फूलों की महक हवा में घुली हुई थी। हलवाइयों की कड़ाही से उठती पकवानों की खुशबू और मेहमानों की चहल पहल के बीच धरपाल और कुंवरू ने अपनी फटी हुई कमीजों को झाड़ा और चेहरे पर एक झूठी मुस्कान ले आए। धरपाल और कुंवरू भी मजदूर बनकर उसी भीड़ में शामिल हो गए और काम करते करते गहनों का ठिकाना ढूंढने लगे। उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि शादी का घर था और गहनों की पेटियां एक खास कमरे में रखी गई थीं। वह कमरा हवेली के सबसे पिछले हिस्से में था, जहां पहरा थोड़ा कम था। उन्होंने देखा कि नौकर चाकर बड़े बड़े थाल लेकर उसी कमरे की ओर जा रहे थे।
उधर तिलोकचंद दूर अंधेरे में छुपकर सब कुछ देख रहा था। उसकी नजर सिर्फ गहनों पर नहीं बल्कि उन दोनों की हर हरकत पर थी। वह जानता था कि ये दोनों जल्द ही कोई गलती करेंगे और वही उसकी जीत का रास्ता बनेगा। वह हवेली के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के पीछे दुबका हुआ था और अपनी उंगलियों से एक छोटा सा सिक्का घुमा रहा था। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, क्योंकि उसे पता था कि शिकारी खुद शिकार होने की तैयारी कर रहे हैं। आधी रात के बाद जब शोर कम हो गया और लोग थक कर सो गए, तभी मौका देखकर कुंवरू ने धरपाल को इशारा किया और उसे उस कमरे में भेज दिया जहां गहने रखे थे। खुद वह बाहर चौकसी करने लगा। कुंवरू की धड़कनें तेज थीं। वह बार बार गलियारे में झांक रहा था और हर आहट पर चौंक जाता था। धरपाल अंदर गया और जल्दी जल्दी गहनों को एक थैली में भरने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने को हुआ, उसकी याददाश्त ने फिर धोखा दे दिया। वह ठिठक गया। उसे समझ ही नहीं आया कि वह वहां क्यों आया है। वह थैली हाथ में लिए इधर उधर देखने लगा और फिर भटकता हुआ सीधे जमींदार के कमरे में जा पहुंचा। वह रास्ता भूलकर दूसरे दरवाजे से अंदर घुस गया, जो सीधे मुख्य कक्ष में खुलता था। अंधेरे में उसने जमींदार को देखा और उसे अपनी पत्नी समझकर उसे झकझोर दिया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, सुरम्या, देख मैं घर वापस आ गया हूं। अब तो गुस्सा छोड़ दे। देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। जमींदार हड़बड़ाकर उठ बैठा और उसी वक्त बाहर खड़े कुंवरू ने खतरे का इशारा करने के लिए सीटी बजाई। सीटी की आवाज सुनते ही धरपाल का दिमाग फिर पलटा और उसने सामने खड़े जमींदार को अपना साथी समझ लिया। उसने धीरे से गहनों की थैली उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि जैसा कहा था वैसे ही सब ले आया हूं। जमींदार की आंखें गुस्से और हैरानी से फटी की फटी रह गईं। बस यही वो पल था जहां सब कुछ बिगड़ गया। जमींदार ने तुरंत अपने पहरेदारों को बुला लिया। कुंवरू भी पकड़ लिया गया और दोनों की जमकर पिटाई होने लगी। चारों तरफ हंगामा मच गया। लोग इकट्ठा हो गए। कोई चिल्ला रहा था तो कोई हंस रहा था, लेकिन इसी अफरा तफरी और शोर के बीच किसी की नजर उस अंधेरे साए पर नहीं पड़ी जो चुपचाप उस कमरे में दाखिल हुआ। उसने बड़ी सफाई से असली गहनों की थैली उठाई। उसकी जगह वैसी ही एक दूसरी थैली रख दी जिसमें सिर्फ पत्थर और टूटे हुए टुकड़े भरे थे, और बिना किसी आवाज के वह वापस अंधेरे में गुम हो गया, जैसे वह कभी वहां आया ही ना हो। तिलोकचंद ने हवा की तरह काम किया और गायब हो गया। उसने इतनी सफाई दिखाई कि कमरे में रखे दिए की लौ भी नहीं कांपी। कुछ देर बाद मौका देखकर धरपाल और कुंवरू किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकले। दौड़ते दौड़ते दोनों गांव से दूर एक सूखे कुएं के पास आकर रुके। दोनों बुरी तरह हाँफ रहे थे। बदन दर्द से टूट रहा था, लेकिन कुंवरू की नजर सिर्फ उस थैली पर थी। उसने गुस्से में कहा कि अब जल्दी से गहने निकाल, इतनी मार खाने के बाद खाली हाथ नहीं जाएंगे। धरपाल ने बिना कुछ सोचे थैली उसके हाथ में दे दी। कुंवरू ने जैसे ही उसे खोला, उसके अंदर से पत्थर और टूटे हुए टुकड़े नीचे गिरने लगे। एक पल के लिए दोनों बिल्कुल चुप हो गए, जैसे समय थम गया हो। कुंवरू की आंखें फैल गईं और वह गुस्से से कांपते हुए बोला, ये क्या है? असली गहने कहां गए? धरपाल ने उलझन में सिर खुजलाते हुए कहा कि उसे कुछ याद नहीं। उसे बस इतना याद है कि उसने गहने उठाए थे। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। वे दोनों फटी हुई आंखों से उन पत्थरों को देख रहे थे जो चांदनी में चमक रहे थे, मानो उनका मजाक उड़ा रहे हों। चारों तरफ गहरी खामोशी छा गई। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और सूखे पत्ते इधर उधर उड़ने लगे। उसी खामोशी के बीच उन्हें कहीं दूर से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। दोनों ने चौंक कर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुंवरू के चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि अब यह सिर्फ नाकाम चोरी नहीं थी। कोई था जो उन्हें देख रहा था, समझ रहा था और सही समय पर सब कुछ उनसे छीन कर चला गया था। उनके दिलों में एक अनजाना खौफ बैठ गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि उन्हें अपनी खुद की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। उसी वक्त धवलपुर से काफी दूर एक ऊंची पहाड़ी पर चांदनी के बीच खड़ा तिलोकचंद अपने हाथ में वही गहनों की थैली लिए हुए था। वह एक एक गहने को निकालकर ध्यान से देख रहा था, जैसे कोई कलाकार अपनी कारीगरी को निहारता है। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। उसने दूर अंधेरे में खोते हुए धरपाल और कुंवरू की दिशा में देखा और धीमी आवाज में कहा कि तुम दोनों ने अच्छा काम किया, रास्ता साफ कर दिया, लेकिन असली खेल तो अब मेरे हाथ में है। उसने थैली को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ने लगा। उसकी चाल में न कोई जल्दी थी न कोई डर,
जैसे उसे पहले से पता हो कि अब कोई उसे पकड़ नहीं सकता। वह पहाड़ी की ढलान पर ऐसे उतर रहा था जैसे परछाइयां खुद उसे रास्ता दे रही हों। उधर सूखे कुएं के पास बैठे धरपाल और कुंवरू अब भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। कुंवरू बार बार वही सवाल पूछ रहा था और धरपाल हर बार वही जवाब दे रहा था कि उसे कुछ याद नहीं। लेकिन उनके सवालों का जवाब वहां नहीं था। जवाब कहीं और था, किसी ऐसे के पास जिसने उन्हें खेल की तरह इस्तेमाल किया था। वे दोनों अब बस हार और थकान की मूरत बनकर रह गए थे। और उसी रात अंधेरे और खामोशी के बीच एक नया खेल शुरू हो चुका था। एक ऐसा खेल जिसमें चालें दिखाई नहीं देती, खिलाड़ी सामने नहीं आता और हारने वाले को यह तक समझ नहीं आता कि वह हारा कैसे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस उस खेल की शुरुआत है जिसमें असली चोरी, असली चाल और असली खिलाड़ी अभी सामने आना बाकी है। जो कुछ अब तक हुआ है वो सिर्फ शुरुआत थी, असली खेल अभी बाकी है। और जब वो सामने आएगा तब गहनों का राज भी खुलेगा और उस तीसरे चोर का सच भी पता चलेगा जिसने बिना दिखे सब कुछ अपने नाम कर लिया। इसलिए समझ लो, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब असली कहानी शुरू होने वाली है। और अगले भाग में वही सच्चाई सामने आएगी जिसके पीछे ये सब कुछ छुपा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास कहानी। उम्मीद है इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसी ही कहानियां यहाँ लाता रहूंगा, सिर्फ और सिर्फ अनसब स्टोरी पर। तो अपना साथ बनाए रखिएगा। धन्यवाद।